Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about applications of Gauss theorem 02. आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसमें विद्यार्थी 3 हेडिंग है आपके लिए। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा तब भी वही डेरिवेशन है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा तब भी वही डेरिवेशन है। एक और रहेगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड वाला केस। ये तो हॉलो वाला है 2 केस, और एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब तीनों का डेरिवेशन एक ही है। लेकिन ध्यान दें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का डेरिवेशन सबसे अलग है। इसमें इन तीनों में जो कहा गया है हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों में जो चार्ज हम देंगे वो सरफेस पर रहेगा। अरे भाई, हॉलो वाले केस में अगर चार्ज देंगे तो उस चार्ज सरफेस पे रहेगा। आप फुटबॉल दिमाग में रखें, उसके ऊपर जो चार्ज देंगे पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी अगर है वो, अगर हम उसको क्यू चार्ज दे दिए तो वो भी चार्ज क्या आ जाता है, अंत में सरफेस पर ही आ जाता है। तो माना एक कैपिटल आर रेडियस का हॉलो स्फीयर है, इस पर क्यू चार्ज देते हैं तो क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज क्यू और एरिया है 4πr²। स्फीयर का जो एरिया होता है 4πr² होता है। तो यहां से Q इक्वल टू छोटा सिग्मा इंटू 4πr² आया। मतलब विद्यार्थी, अगर यूनिट एरिया का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, छोटा सिग्मा है, तो पूरे एरिया मतलब 4πr² एरिया का चार्ज कितना होगा, तो छोटा सिग्मा इंटू 4πr² होगा। यस। अब इस चार्ज स्फीयर की सहायता से हमें 3 केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। केस होगा इस चार्ज स्फीयर से बाहर, चार्ज स्फीयर पर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मतलब 3 केस लेना है, जिसमें पहला केस हम लोग ले रहे हैं एट एन एक्सटर्नल पॉइंट P। मतलब इस चार्ज स्फीयर से बाहर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यस। इसके लिए पॉइंट P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करना है। तो हमने ड्रा किया, यहां पॉइंट P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन सरफेस को हमने ड्रा किया। यस। अब इस पर एक एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं। एलिमेंटल एरिया का जो डायरेक्शन है DA वेक्टर, वो उधर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर की ओर है। कहीं भी एलिमेंटल एरिया ले लेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और DA वेक्टर का डायरेक्शन एक ही होगा। यस। तो अब इस एलिमेंटल एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डी फाई ई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA या ई DA cos 0 का मान 1 होता है। तो टोटल गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन EdA। यही चीज यहां रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्मॉल r डिस्टेंस है, स्मॉल r डिस्टेंस, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर ले लिया, और DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और A मतलब ये जो R यहां तक ये रेडियस क्या लिए है, R है, इसका जो एरिया हो जाएगा वो 4πr² हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू आया E इंटू 4πr²। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पर हमारा इतना आया। ध्यान दें विद्यार्थी, यहां पर है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये मैथमेटिक्स के सहायता से फाई इक्वल टू इतना आया। अब हम पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, तो वो भी अप्लाई करना हो फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो फाई इक्वल टू होता है Q नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो क्यू नेट इनसाइड इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विद्यार्थी हम लिख लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से विद्यार्थी अभी आपको यहां आना होगा, E इक्वल टू ये 4π नीचे आएगा तो ये 4π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। ये फार्मूला तो वैसे आया विद्यार्थी जैसे आपने देखा होगा पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। यस, तो ये लगता है कि ये टोटल चार्ज जो है इसके सेंटर पर ही है, तो इस हिसाब से विद्यार्थी ये माना जा सकता है इसका टोटल चार्ज कहाँ पे, सेंटर पे है, क्योंकि इससे जो फील्ड लाइन गुजरेंगी विद्यार्थी, ऐसे अगर मैं फील्ड लाइन यहाँ पे दिखाना चाहूं तो ये पीछे मिलाने पर ये लगेगा कि सेंटर से ही होकर आ रही है, तो ऐसा माना जा सकता है, ऐसा मान सकते हैं आप कि चार्ज जो है सेंटर पर ही स्थित है। तो उस हिसाब से ये वैल्यू आया है। अब यही जवाब अगर आप छोटा सिग्मा के टर्म में देना चाहते हैं, इन टर्म ऑफ छोटा सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से Q के स्थान पे लिख सकते हैं छोटा सिग्मा इंटू 4πr², यहाँ पे ये रख दिए। चलिए ठीक है, 4π से 4π कैंसिल हो गया विद्यार्थी, तो छोटा सिग्मा r² अपॉन स्मॉल r² हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया छोटा सिग्मा इंटू इन ब्रैकेट कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये आया एक्सटर्नल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही पॉइंट कहां जाए, सरफेस पर आ जाए, तो ऐसे केस में एट द सरफेस पर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो गया। सरफेस के लिए कोई अलग कॉन्सेप्ट विद्यार्थी नहीं है, यही जो आया है स्मॉल r के स्थान क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, और इसी फार्मूले में Q के स्थान पे छोटा सिग्मा इंटू 4πr² रखेंगे तो सिग्मा के टर्म में आ जाएगा। देखिए यहां से 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल होगा। ऐसी दशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आया छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो दो केस तो विद्यार्थी यहां हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक अंदर वाला केस लेना है जो इसके बाद होगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला केस देखा जाए, एट एन इंटरनल पॉइंट स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो अब विद्यार्थी देखा जाए कि अब की बार जो हॉलो स्फीयर हमारा था उसके अंदर एक पॉइंट P है, ये स्मॉल r है, तो ही r इज लेस देन कैपिटल R। अंदर अगर पॉइंट है तो फिर वही कॉन्सेप्ट पॉइंट P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं और उस गॉसियन सरफेस पर एक एलिमेंटल एरिया लेते हैं। यहां पर एलिमेंटल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, तो एलिमेंटल एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा d फाई e होगा, d फाई इक्वल टू वेक्टर e डॉट वेक्टर dA होगा। तो गॉसियन सरफेस से पास करने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos 0। यस, तो E हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, उससे बाहर कर लेते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन dA आया, dA पूरा एरिया A हो जाएगा। अगर ये रेडियस R है तो ये इस स्फीयर का या गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो 4πr² हो जाएगा। इक्वेशन 1 यहाँ पे मान लिए। हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो फ्रॉम गॉस थ्योरम तो फाई इक्वल टू होता है Q नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर नेट चार्ज देखें कितना है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज तो है ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है, तो Q नेट इनसाइड के स्थान क्या लिखेंगे, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या आ गया, 0 आ गया अंदर, मतलब इस गॉसियन सरफेस से होकर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरती है। यस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0। तो देखिए विद्यार्थी R 0 हो नहीं सकता
और इसको जीरो होना है तो जाहिर है कि ये तभी संभव है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। यस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज सेल। तो जो चार्ज सेल है विद्यार्थी, इसके अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। और उसका ग्राफ है, उसका ग्राफ यहां देखिए, ये यहां पे आप ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहां पे ये आपका वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस है, आर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ई और आर के बीच ग्राफ खींचना है विद्यार्थी। तो ध्यान दें, ये रेडियस स्मॉल, ये रेडियस जो है कैपिटल आर से जब जैसे अंदर होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके जस्ट अंदर कांस्टेंट होगा और वो भी जीरो होगा। जीरो मतलब अगर इसे आप ओरिजिन मानते हो तो जब ये ग्राफ ऊपर नहीं उठ रहा है तो इसका मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस दर्शाया गया ना, वाई एक्सिस पर अगर ये जरा सी उठ नहीं रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये इतना इनसाइड वाला केस है और अंदर तो जीरो है। अब यहां पहुंच गए सरफेस पे, सरफेस पर अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा हो जाता है। तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इतना ज्यादा हो जाता है। सरफेस पर अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा हो जाता है। फिर एक्सटर्नल पॉइंट पे जो आपका डेरिवेशन आया है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डिक्रीज करता चला जाएगा। आर को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डिक्रीज करते चला जाएगा। तो E प्रोपोर्शनल 1/r² है, तो इस दशा में ये ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये रहा ग्राफ। और ये पॉइंट समझने के लिए विद्यार्थी, तीसरा केस, एट एन इंटरनल पॉइंट, तो कोई चार्ज स्फीयर है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये कंसेप्ट समझने के लिए विद्यार्थी एक चीज और आप सोच सकते हैं। मैं आपसे कह दूं कि बहुत तेजी से गरज चमक के साथ बरसात हो रही है, एक बाहर कार खड़ी है, एक भारी भरकम पेड़ है और आप वहां फंस चुके हैं, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। तो आप अपने बचाव के लिए कहां जाना पसंद करेंगे, एक भारी भरकम पेड़ के नीचे या कार के अंदर? तो विद्यार्थी आपको कार के अंदर जाना चाहिए। कार के अंदर जब जाएंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर आप पेड़ के नीचे गए तो भगवान कसम मरना निश्चित है। तो ध्यान दें, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ध्यान दें विद्यार्थी, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर इस टाइप से कुछ आएगा, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सॉलिड स्फीयर। तो इस केस में विद्यार्थी बाहर वाला केस तो डिफरेंस नहीं होगा ज्यादा, लेकिन जो इंटरनल आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगी व्यवस्था। तो देखा जाए पहला केस, तो यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है विद्यार्थी। इसको क्यू चार्ज देंगे तो यह क्यू चार्ज पूरे बैलून पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अगर पूरे बैलून पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³ होता है इतना। तो Q इक्वल टू आएगा रो इंटू 4πr³। अब यहां पे देखा जाए विद्यार्थी, कंसेप्ट को दिमाग में बनावे। अगर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज डेंसिटी रो है तो पूरे वॉल्यूम का, पूरे के लिए जाहिर है कि मल्टीप्लाई करना होगा। पूरे वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस, अब इसका बाद में हम लोग लाभ लेंगे, ध्यान दें। अब हम केस ले रहे हैं पहला, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये चार्ज स्फीयर है, ये सॉलिड है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर बाहर, मतलब एक पॉइंट पी है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए विद्यार्थी हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं।
अब गॉसियन सरफेस पर एक एलिमेंटल एरिया लेते हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो इस एलिमेंटल एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए या ई डी ए कास जीरो। डी फाई क्यों लिया जाता है? डी इसलिए लिया जाता है बहुत छोटे कम वैल्यू आएगी इसीलिए डी लिया जाता है। हाँ, तो टोटल गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, ई कांस्टेंट है तो हम बाहर ले रहे हैं तो आएगा डी ए डी ए डी ए। टोटल एरिया आएगा वो हो जाएगा कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल गॉसियन सरफेस वाला एरिया कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो जाहिर उसका उपयोग करना होगा। फ्रॉम गॉस थ्योरम तो फाई इज इक्वल टू होता है क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम मानने ले रहे हैं कि इस पे जो चार्ज दिए हैं सॉलिड स्फीयर पर उस पे क्यू चार्ज दिए हैं। तो अगर क्यू मान रहे हो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है? क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है चाहे राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे पहले वाले में भी विद्यार्थी हालो स्फीयर जब था हमारा तब भी यही आंसर आया था। तो यहां तक कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है व्यवस्था। यस, तो ये आपको यही लगेगा कि जो फील्ड लाइन निकलेंगी ऐसे निकलेगा, लग रहा है कि सब चार्ज कहां पे है? सेंटर पर है, ऐसा आपको फील होगा यहां पर क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो यही आया था। अगर यही जवाब विद्यार्थी रो के टर्म में हम जानना चाहते हैं इन टर्म ऑफ रो ये चीज तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। क्यू के स्थान क्या लिखेंगे? रो इंटू 4 पाई आर क्यूब। तो वो चीज यहां पे रख दिए क्यू के स्थान पे अगर रो के टर्म में जवाब चाहते हैं तब। लेकिन विद्यार्थी आप हमेशा यही फार्मूला याद रखना और ये लाइन आपको ये डिफिनीशन इसका मालूम होना चाहिए। अगर दो जानते हो तो ये बाद में बदल लिया जाएगा, ये किसी को लर्न नहीं रहता है, ध्यान दें, कठिन पड़ता है। तो ये चीज अगर हम जानते हैं तो जब मर्जी हमारा करता है हम इसकी सहायता से इस रूप में ले आते हैं, ध्यान दें। तो यहां देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, बाकी कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लिए, अंदर आ रहा है कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इतना आ गया। एट द सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एट द सरफेस। तो इज इक्वल टू एट द सरफेस मतलब यही पॉइंट पी। विद्यार्थी अगर यहां आ जाए तो क्या होगा? तो यहां आ जाए तो कोई स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर आप रख देंगे इसी फार्मूले में। देखिए तो इज इक्वल टू ऐसी दशा में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए यही चीज आएगा और हर जगह सरफेस इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, इतना होगा। अगर ये भी जवाब आप रो के टर्म में जानना चाहते हैं तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू के स्थान पे लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ही है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा और आर स्क्वायर से ऊपर नीचे तो एक आर ऊपर बच जाएगा। तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर है विद्यार्थी। हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, एक्सटर्नल पॉइंट और एट द सरफेस। अब हमको अगले केस में जो चलना है वो इंटरनल पॉइंट पे चलना है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा केस देख लिया जाए। तीसरा केस है एट एन इंटरनल पॉइंट पी स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ध्यान दें, तो ये हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है विद्यार्थी। इसके अंदर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए हम पॉइंट पी से होकर पास करने वाले गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं। अब इस पर हम एलिमेंटल एरिया लेते हैं जिस पर एलिमेंटल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसी दशा में टोटल गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए या ई डीए कास 0। यह है क्लोज इंटीग्रेशन। ध्यान दें, तो ई हर जगह सेम है तो बाहर कर लिए और क्लोज इंटीग्रेशन डीए
तो डी ए पूरा आपका एरिया आ जाएगा 4πr²। देखिए हमारा ये गॉसियन सरफेस है तो हम ये एरिया लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो फाई इज इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब विद्यार्थी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है ये हम नहीं जानते, तो हम शुरू में मान के चल रहे हैं कितना है क्यू डैश, क्योंकि टोटल चार्ज क्या था क्यू था। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है ये हमारी जानकारी में नहीं है, तो हम क्यू डैश मानकर चल रहे हैं। अभी निकालते हैं वो वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इसको यहां रख दिया, ये यहां पे आ गया। यहां पे देखिए इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 इंटू क्यू डैश अपॉन r²। लेकिन अंदर कितना चार्ज है ये अभी तक पता नहीं चल पाया। हाँ, टोटल सॉलिड स्फीयर पर जो चार्ज था वो क्यू है, ये हमें पता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास विद्यार्थी, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। जो ये सॉलिड स्फीयर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम पर। तो इसका हमें लाभ लेना है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगा, यस। तो क्यू अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, इस पर जो चार्ज है वो मान लिए क्यू डैश इतने वॉल्यूम में, कम में इतने पे चार्ज अपॉन इतना वॉल्यूम। अरे भाई अगर आप चार्ज कम ले रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम लेंगे, तो रेशियो में कोई अंतर नहीं आने वाला है क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है, यस। यहां की सहायता से ये दोनों वैल्यू अगर हम विद्यार्थी इक्वल कर लेते हैं तो हमारा क्यू डैश पता चल जाएगा। इन दोनों को इक्वल करने पर 4/3π ये दोनों तरफ ही कैंसिल हो जाएगा, ये r³ का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू डैश इज इक्वल टू आ रहा है क्यू इंटू r³ अपॉन कैपिटल R³। तो क्यू डैश का पता चल गया, जो हम अननोन यहाँ पे रख दिए थे वो हम निकाल चुके हैं। तो यही क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारा वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं विद्यार्थी। देखिए ये इतना यहाँ पुट कर दिए तो यहाँ पे r² से कैंसिल हो जाएगा, ये तो आ रहा है इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू आर अपॉन r³ विद्यार्थी आया। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r के क्या है प्रोपोर्शनल है। स्मॉल r ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ता जाएगा चार्ज q जो है क्या होता जाएगा, वो वैल्यू ज्यादा होता चला जाएगा। q का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये तो आंसर आ गया। देखिए विद्यार्थी आंसर आपको कोई नहीं याद करना, आंसर आप एक लाइन ये कॉन्सेप्ट जानिए, डिफिनेशन इसका जानिए और मेन फार्मूला जानिए। जब आपको जरूरत होगा तो हम लोग बदल लेंगे, यस। हाँ लेकिन देखा पहचाना रहे तो अच्छा लगता है। हो सकता है कहीं बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में आ जाए तो आप जल्दी से टिक लगा देंगे आसानी से। हाँ, अगर यही जवाब आप रो के टर्म में देना चाहते हैं विद्यार्थी तो क्यू के स्थान पे हम यही इतना वैल्यू पुट कर देंगे तो वो भी हमारा आ जाएगा। क्यू के स्थान पे अगर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो आप देखिए कितना है। तो यहां से 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R³ से नीचे कैपिटल R³ कैंसिल हो जाएगा। जो बच रहा है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, स्मॉल r यहाँ बच रहा है, नीचे वाला 3, बाकी सब कैंसिल। तो एक रिजल्ट ये भी आ रहा है, अगर रो के टर्म में आप जवाब देना चाहते हैं तब इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r अपाई 3। तो यहां भी विद्यार्थी क्या है, ई प्रोपोर्शनल स्मॉल r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर r के क्या है प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे चार्ज की अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच ग्राफ खींचा जाए विद्यार्थी। ग्राफ में हम यहां देख रहे हैं, ये ग्राफ यहां देखिए, ये इनसाइड इतना क्या है, इनसाइड है। हाँ, इतना इनसाइड वाला केस है। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई प्रोपोर्शनल r होता है। तो ये ग्राफ यहां से सीधा जाएगा और जब यहां सरफेस पे पहुंच गया विद्यार्थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा हो गया। वो ऐसी दशा में आएगा क्यू अपॉन कैपिटल R², सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। अब उसके बाद हम बाहर जाते हैं तो बाहर वाले, जब आउटसाइड यहां लिखा है मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए विद्यार्थी, जब उधर की ओर हम मुड़ते हैं तो R के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है। तो ई प्रोपोर्शनल 1/r² का रिलेशन होता है तो उसका ग्राफ यूं बनता है।
तो ये रहा आपका ग्राफ विद्यार्थी। हाँ, कोई लड़का या एग्जाम में आ जाए, यही ग्राफ इधर भी रिपीट कर दिया जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी वो ग्राफ करेक्ट माना जाएगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, ये तो आया हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज वाला केस है। यही डेरिवेशन दोबारा हमको करना है आने वाले कल में विद्यार्थी। जब ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, तब इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। हाँ, वो बोर्ड लेवल पे उसका कोई उपयोग नहीं है, केवल जेईई और नीट के लिए उपयोग हो सकता है, ध्यान दें। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।